सुबह की हल्की सुनहरी किरणें सारंगा नदी पर बिखरी थी। पानी पर सोने जैसी चमक थी। सूरजपुर कस्बे में लोग अपनी दुकानों के शटर खोल रहे थे, पर राजवीर मल्होत्रा के घर में रोज की तरह तीखी आवाज गूंज रही थी। अरे मोहन, कब तक सोएगा? उठ, जब तक हूँ तुझे आराम करने का कोई हक नहीं। राजवीर शहर में कपड़ों का बड़ा व्यापारी था। घर, गोदाम, दुकान सब उसी के नाम थे। तू मेरी छाया में रहकर खाता है तू। ये घर मेरा, ये कारोबार मेरा, तेरा अपना क्या है? मोहन, अगर मेरा दिल बड़ा न होता तो आज तू बस स्टैंड पर टोकरी लिए बैठा मिलता। मोहन चुप रहा। उनके माता पिता का देहांत बचपन में हो गया था। राजवीर ने ही दोनों को पाला, लेकिन जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ी, उसका दिल सिकुड़ता गया। राजवीर की पत्नी कविता भी वैसी ही थी, हमेशा ताने कसती रहती। सुनिए जी, उसने कहा मकान के सामने की नाली फिर जाम हो गई है। कह दीजिए उस निकम्मे मोहन से साफ कर दे। मोहल्ले के लोग रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर गंदगी फैल गई तो लोग हंसेंगे, कहेंगे कि इतने बड़े कारोबारी राजवीर के घर के आगे कीचड़ भरा है। मोहन चुपचाप बाहर निकला। उसके दिल पर हर दिन ये ताने भारी पड़ते। फिर भी वह सोचता, भैया ने पाला है, डांटने का हक उनका है। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। आसमान में काले बादल उमड़ आए। बुजुर्ग पड़ोसी कह रहे थे, अरे सारंगा नदी आज उफनेगी, भगवान सबकी रक्षा करे। राजवीर अपने कपड़े के गोदाम की ओर निकल पड़ा। जाते जाते उसने मोहन से कहा, सुन, अगर पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे कपड़े बचाना। तेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है। और हाँ, अगर खाना खाने का मन करे तो पहले मुझे खिला देना, तू बाद में खा लेना, समझा? मोहन ने सिर झुका लिया। जी भैया। बारिश तेज होती गई। मोहन ने घर के बाहर का कीचड़ साफ किया और गोदाम के लिए तिरपाल ढूंढने लगा। भीगते भीगते उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरे भैया का सामान बचा लेना। मेरे पास तो कुछ नहीं, पर उनका बड़ा कारोबार है। इसी बीच राजवीर ने गोदाम में पानी घुसते देखा। उसका गुस्सा और लालच बारिश से भी ज्यादा उफनने लगा। अगर माल खराब हुआ तो मोहन को घर से निकाल दूंगा। उसका बोझ उठाने की ताकत मुझ में नहीं। घर लौटकर उसने देखा कि मोहन तिरपाल लाने में देर कर गया था। गुस्से में उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, निकम्मे, हर काम में देर। तू आखिर किस काम का है? और गुस्से में एक लात मार दी। सीमा दौड़कर आई, पर राजवीर ने उसे भी धक्का दे दिया। उनका छोटा बेटा आदित्य जोर जोर से रोने लगा। बस बहुत हुआ, आज से यह घर तेरा नहीं। निकल जा यहाँ से। मैं तुझ पर और तेरे परिवार पर एक दाना भी खर्च नहीं करूँगा। सीमा गिड़गिड़ाई, भावया, इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? बारिश हो रही है, बच्चा छोटा है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। मोहन चुपचाप पत्नी और बेटे को लेकर भीगी रात में निकल पड़ा। पैर कीचड़ में धंस रहे थे। आदित्य ठंड से कांप रहा था। कस्बे के लोग खिड़कियों से देख रहे थे, पर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सारंगा नदी के किनारे पुराना कच्चा घाट था। रात भर की बारिश से चारों ओर बस पानी ही पानी दिख रहा था। मोहन, सीमा और छोटा आदित्य भीगते भीगते उस ओर पहुँचे। आसमान में बिजली चमक रही थी, पर घाट के पास एक बूढ़ी औरत लकड़ी की छोटी सी झोपड़ी के सामने दिया जलाए बैठी थी। वह देखने में साधारण लग रही थी। रूखी सफेद चादर, हाथ में लोहे की छड़ी, उसकी आंखों में मगर अजीब चमक थी। बेटा, तू क्यों भीगा जा रहा है? उसने मधुर स्वर में पूछा। मोहन ने सम्मान से कहा, माँ, हमें कहीं ठौर नहीं मिला। भैया ने घर से निकाल दिया है। बारिश थमने तक बस यही खड़े हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। घबराओ मत, मेरी झोपड़ी छोटी है, पर भगवान की दया बड़ी। भीतर चलो, सूख जाओ। सीमा को यकीन नहीं हो रहा था।
पर मोहन ने बच्चे को संभालते हुए कहा, चलो, यही हमारी आस है। अंदर मिट्टी की भीनी महक थी। बूढ़ी औरत ने लकड़ी के चूल्हे में आग जलाई। नाम क्या है तुम्हारा? उसने पूछा। मोहन। अच्छा मोहन, उसने कहा। पानी पी लो, कपड़ों को सूखने दो। कल से यह झोपड़ी तुम्हारी है। मैं तो बस भगवान की दूत हूँ, अब चलती हूँ। सीमा चौंक गई। आपका क्या मतलब? पर औरत बस मुस्कुराकर बाहर चली गई। अगली सुबह जब मोहन बाहर आया तो वह झोपड़ी गायब थी। जहाँ झोपड़ी थी वहाँ अब पक्के ईंट पत्थर की चौकी बनी थी और पास में पानी का चमचमाता कुआं। लोग कहते, रात भर में किसने यह बना दिया? कुछ ही दिनों में मोहन ने घाट पर एक छोटा पाठशाला शुरू कर दी। पास के गांवों के बच्चे आने लगे। लोग कहते, गुरुजी का पढ़ाया बच्चा जरूर पास होगा। सीमा भी गांव की औरतों को पढ़ना लिखना सिखाने लगी। उनकी छोटी सी पाठशाला धीरे धीरे मशहूर हो गई। उधर सूरजपुर के बाजार में राजवीर का कपड़े का कारोबार लगातार गिरने लगा। भारी बारिश से उसका बड़ा गोदाम कई जगह से टपकने लगा था। कीमती कपड़ों की गांठें भीग कर खराब हो गई। ग्राहक दूसरी दुकानों पर जाने लगे। राजवीर गुस्से में नौकरों पर चिल्लाता, निकम्मो, तुम लोगों ने कुछ संभाला ही नहीं। पर मन ही मन उसे डर सताने लगा। बैंक का कर्ज चढ़ता जा रहा था। बाजार में उसकी इज्जत कम होती जा रही थी। घर लौटने पर और भी बुरा हाल था। कविता रोज झगड़ा करती। कहाँ गया तेरा घमंड? मोहन को निकाल कर क्या पाया? अब देख, घर में राशन तक नहीं है। राजवीर को पहली बार अपने छोटे भाई की याद आई। कभी वह सोचता, मोहन होता तो कम से कम साथ खड़ा रहता, लेकिन अहंकार फिर भी बीच में आ जाता। एक दिन बेहद बारिश के बाद राजवीर की दुकान का पिछला हिस्सा गिर गया। पूरी रात वह बिना सोए बैठा रहा। सुबह जब लोग मदद करने से कतराने लगे तो उसे सचमुच अपना अकेलापन महसूस हुआ। वह भारी मन से कस्बे से बाहर निकला। किसी ने बताया, मोहन अब सारंगा घाट पर बच्चों को पढ़ाता है। पूरा इलाका उसका आदर करता है। राजवीर चुपचाप घाट की ओर चला। वहां उसने देखा, मोहन साधारण कपड़ों में बच्चों को पढ़ा रहा है। सीमा पास में औरतों को लिखना सिखा रही है। आदित्य कूदते खेलते सबका मन मोह रहा है। राजवीर की आंखें भर आईं। मोहन ने ऊपर देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे। राजवीर ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दे भाई, मैंने तुझे घर से निकाल कर बड़ा पाप किया। आज समझ आया कि घर, दौलत, व्यापार सब बिना प्रेम के खाली है। भैया, माफी की कोई जरूरत नहीं। आप ही मेरे बड़े हैं। आपका घर भी मेरा घर है। भगवान ने हमें अलग नहीं, बस समझदार बनाया है। सीमा और आदित्य भी पास आ गए। सारंगा नदी की लहरें जैसे उनके पुनर्मिलन पर गीत गा रही थी। लोग कहते हैं, उसी दिन से राजवीर के मन का सारा अहंकार बह गया। वह अक्सर घाट पर आता, बच्चों को पढ़ाने में मदद करता। मोहन और उसका परिवार पहले की तरह भाईचारे में रहने लगा। सूरजपुर कस्बा फिर से खुशहाल हो गया। पर अब लोगों के लिए असली कहानी कपड़े का कारोबार नहीं, बल्कि दो भाइयों का नया रिश्ता था, जहां प्रेम और क्षमा ने घमंड और लालच को हरा दिया।